तो आप कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि फिजिकली बैंक जाइए। हाँ जी, जैसे पहले होता जैसे था। पहले का टाइम था। तो हमारी जो बैंक ऐप है उसमें हम अपने कार्ड की लिमिट सेट कर दें। हाँ जी, फॉर द ट्रांजैक्शन, तो आपका मतलब है उससे ऊपर तो नहीं जाएंगे। तो लिंक में क्या कि हूबहू IDBI बैंक का वेब पेज था। जब भी कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, हाँ जी, आपको पता लग गया कि अब हो चुका है फ्रॉड आपके साथ, तो करना क्या है? तुरंत क्या करना? देखिए मैम, रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। क्या बैंक कोई मदद कर सकता है आपकी पेमेंट आपको वापस लाने? पर हमें कैसे पता लगेगा कि ये असली URL? हमें कैसे पहचान हो कि ये सही ऐप है या फेक ऐप है? सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है इनमें, इन ऐप्स में, वो सारे होते हैं वॉइप नंबर्स। कंप्यूटर के थ्रू कॉलिंग हो रही होती है। वो अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन में मत रखो। और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? जैसे कि आजकल पूरे के पूरे मतलब हैकर्स, वर्ल्ड वाइड हैकर्स उसके ऊपर है, और आइडेंटिटी किसी की नहीं है, एनोनिमस है सब। तो कौन कहाँ से आ रहा है, क्या बेच रहा है, क्या ले रहा है। डार्क वेब पे मर्डर तक हायर कर सकते हो आप, अगर आपको मर्डर कराने हैं, ड्रग्स लेना है, ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब इधर कोई भी हथियार लेना है, सब कुछ मिलता है। तो डार्क वेब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। तो मैंने उसको कहा भाई मैं थाने से बोल रहा हूँ, अभी बताता हूँ। बच्चों को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वो एक्टिव हैं? क्योंकि मैम हर मोड़ पे एक ना एक फ्रॉड हो रहा है। राइट। नए नए फ्रॉड डेली डे बाय डे क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा, ऑनलाइन जॉब्स को लेकर भी कई फ्रॉड्स हो रहे हैं। हाँ जी। UPI पेमेंट्स को लेकर पेटीएम यूज़ करते हुए, गूगल पे यूज़ करते हुए क्या कोई एहतियात बरतनी चाहिए? नमस्ते, आपके साथ मैं हूँ तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। आज हमारी लाइफ पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हो चुकी है। हर कोई ऑनलाइन है या फिर इंटरनेट पर है, लेकिन बढ़ते इंटरनेट यूजेज के साथ साथ जो हमारी वल्नरेबिलिटी है टुवर्ड्स डिजिटल क्राइम, साइबर क्राइम, वो भी बढ़ती जा रही है। कोई भी शख्स जो आज इंटरनेट पर है वो शिकार हो सकता है किसी भी तरह के साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड या फिर साइबर स्कैम का। लेकिन कैसे हम अपने आप को ऑनलाइन होते हुए प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस किस तरीके से आपको ट्रैप किया जा सकता है, ऐसे कई सवालों के जवाब आज हमने तलाशने की कोशिश की हमारे इस पॉडकास्ट में। हमारे खास मेहमान रहे श्री अमित मल्होत्रा, जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्पेशलिस्ट हैं। तो आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नॉर्थ स्टार में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारी आज की डिजिटाइज्ड लाइफ में वो कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे किसी के भी साथ स्कैम हो सकता है या फ्रॉड हो सकता है या उसे फंसाया जा सकता है? मैम देखिए, आजकल जो है वर्ल्ड डिजिटल है, सब लोग इंटरनेट पे ही है। तो इंटरनेट के माध्यम से आजकल सारे क्राइम हो रहे हैं। राइट। तो जैसे कि आप सोशल मीडिया चलाते हैं या फिर अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो जो भी पेमेंट गेटवेज हैं, जब पेमेंट लेना देना जो चीज़ें हैं सब इंटरनेट पे ही हैं। राइट। तो इंटरनेट से जहाँ जहाँ हम कनेक्टेड है वहाँ पे साइबर क्राइम का एक पार्ट है वो। ओके। तो इंटरनेट में सब कुछ आजकल इंक्लूड है, क्योंकि कंप्यूटर्स और इंटरनेट के बिना हमारी डिजिटल लाइफ जीरो है इस टाइम। बिल्कुल। तो हम लोग जब भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमारा साइबर क्राइम होने का बहुत चांसेस होते हैं। ओके। अगर हम पहले फाइनेंशियल फ्रॉड की बात करें तो अक्सर सुनने में आता है कि जैसे आपने फाइनेंशियल गेटवेज की बात की, तो हम नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, UPI का इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन्स में बैंक ऐप्स होती हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल किया जाता है कई तरह के ट्रांजैक्शंस के लिए। तो वहाँ पे कहाँ कहाँ पे चूक हो सकती है जहाँ पे कोई फाइनेंशियल स्कैम का शिकार बन सकता है? जो पहले का टाइम था ना, हम लोग चेकबुक भर के पेमेंट निकालते थे, डालते थे। हाँ। दैट इज़ द सेफेस्ट। उससे अच्छा सेफ कुछ नहीं है। आज भी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग ऑन करते हो तो आप इंटरनेट से तो कनेक्टेड हो, और इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आप वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो। पूरी दुनिया से कनेक्टेड हो तो कोई भी एक एक्सपर्ट आपके अकाउंट में इजीली एंटर कर सकता है, एंटर करके आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। अगर हम इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, हाँ जी, या बैंक ऐप का इस्तेमाल हाँ जी, करते हैं, या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हाँ जी, तो वी आर वल्नरेबल टू एनी काइंड ऑफ क्राइम। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि कहीं पे भी अगर थोड़ा सा भी ग्लिच आ गया, हाँ। किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी बैंकिंग एरिया में, तो आप कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे। ओह माय गॉड। तो आप कह रहे हैं कि बेहतर ये है कि फिजिकली बैंक जाइए। हाँ जी, जैसे पहले होता जैसे था। पहले का टाइम था। दैट इज़ द सेफेस्ट पॉइंट। सबसे सेफ ये है। अगर मैं भी अपनी भी ना बात करता हूँ, मैंने अपने एक ही मतलब अकाउंट में इंटरनेट बैंकिंग ऑन करी हुई है, जिसकी लिमिट 25,000 है, उससे ऊपर नहीं। अगर गए भी तो 25,000 तक जाएंगे, उससे ऊपर नहीं। बाकी में मैंने सब में इंटरनेट बैंकिंग ऑफ करी हुई है अपनी।
तो अगर मान लीजिए किसी की ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग ऑन है, हाँ जी, जिसने ट्रांजैक्शंस किए हैं, हाँ जी। या जिसके पास बैंक ऐप है, तो अब वो क्या करे? वो डिलीट करे या वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है? नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ। बेसिकली क्या है कि कॉम्प्रोमाइज़ होने के चांसेस हैं। राइट, तो अब वो चांसेस अगर हमें जीरो करने हो तो आपकी सलाह क्या है? उसको हम मेरी बंद सलाह करें? मैम ये है कि इंटरनेट बैंकिंग ऑफ करा दीजिए अपनी, आप मैनुअली कर लीजिए, पेटीएम से कनेक्ट कर लीजिए अपने अकाउंट को, हाँ, तो उसके थ्रू भी आप पेमेंट इधर उससे उधर कर सकते हैं। नहीं तो बैंक जाके अपने चेकबुक से जो माध्यम है, सबसे बेस्ट मेथड है वो। कोई भी ट्रांजैक्शन करनी है तो बेस्ट है कि आप इंटरनेट बैंकिंग को ही बंद कर हाँ दें। जी, हाँ जी। इस टाइप से ही मतलब आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के भी फ्रॉड्स काफ़ी होते हैं। तो आपको उसका भी एक केस बता देता हूँ साथ साथ। जैसे कि क्या होता था, एक केस पकड़ा था, उसमें भी क्या था, जैसे ये डेबिट कार्ड होते हैं आपके, जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, अक्सर पहले आप पेट्रोल पंप पे जाते थे तो पेट्रोल पंप में अंदर जो रूम बना होता था, वहाँ पे डेबिट कार्ड की स्वैप मशीन होती थी। हाँ, अब तो खैर बाहर आ गए, अब तो लोगों ने बाहर कर दिए, पहले अंदर होता था। तो मैंने जैसे पेट्रोल भरवाने गया, मैंने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी दिया वटेवर, तो एक रिंग आती है। रिंग में क्या ना होता है कि डेटा स्वैप कर सकते हैं हम उससे सारा, रिंग पहन के। कार्ड से। हाँ जी, कार्ड से। तो जो आपका डेबिट कार्ड होता है उसके पीछे ब्लैक पट्टी होती है, उसका डेटा होता है सारा आपका, क्योंकि जब हम स्वैप करते हैं तो उसी को स्वैप करते हैं हम लोग। राइट। तो वो क्या ना होता था, पेट्रोल पंप में कईयों ने सेटिंग करी हुई थी, तो वहाँ पे जाके वो जस्ट रिंग पहनते थे, आपने अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दिया, तो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड अंदर लेके गए, उन्होंने वहाँ पे स्वैप भी कर दिया, साथ में उसके ऊपर रिंग को ना पहन के ऐसे बस एक फेर दिया। हाँ, फेरने से पूरा का पूरा डेटा, इसका एक कार्ड होता था, एक मतलब आईसी टाइप होती थी चिप, उसमें डेटा स्टोर होता था, आपका पूरा डेटा इसके अंदर आ गया। इसके बाद आने के बाद हमने जब उनको पकड़ा तो उनके पास से हमें ब्लैंक कार्ड्स, एक गन, एक प्रिंटर, सब चीज़ें मिली थी। वो क्या करते हैं, ब्लैंक कार्ड लेके ऊपर कुछ भी फोटो, सपोजेड आपकी फ़ोटो प्रिंट कर दी, साथ में लिख दिया IDBI बैंक, ठीक है। लिखने के बाद उसका डेटा पूरा उसमें चढ़ा दिया कार्ड में। अब वो कार्ड तैयार हो गया, पीछे CVV नंबर फिजिकली दिख जाता था, हाँ, ठीक है। आगे का कार्ड नंबर वही प्रिंट कर देते थे जो उस पे था कार्ड पे, क्लोन कार्ड बना देते थे। सिर्फ उनके पास आपका इधर पासवर्ड नहीं होता था जो आप एंटर करते थे। अब उसके लिए भी क्या चीज़ होती है, अगर आप इंटरनेशनल कभी भी उस कार्ड को चलाते हो तो आपसे OTP नहीं मांगता, विदाउट OTP आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। जो हम पिन भरते हैं कार्ड हाँ का। जी, अगर आप वैसे कार्ड देंगे तो बिना पिन के वो यूज कर सकते हैं कार्ड? अगर इंटरनेशनल मैम आप उसको चलाते हैं तो, अच्छा, यहाँ से बैठ के कुछ फॉरेन में परचेस करेंगे तो उसमें कोई भी OTP नहीं मांगेगा आपका। तो फिर क्या डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी यूज ना करें? नहीं, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड यूज़ कीजिए, बट ये कि किसी के भी हाथों में अपना कार्ड मत दीजिए, अगर दो तो अपनी आंखों के सामने दीजिए बस। तो जो आजकल तो टैपिंग वाले कार्ड भी हाँ आ जी, गए हैं, टैपिंग भी आ गए, वायरलेस भी आ गए हैं। तो जो वो उनकी कार्ड की मशीन है, क्या वो सेफ है? क्या उस पर टैप करना सेफ है कार्ड? मैम उसमें भी ना लिमिट सेट होती है आपकी, 2500, 5000, 10,000, जहाँ तक पे भी आपका जो इधर बैंक की ऐप होती है उसमें सेट हो जाता है वो। तो जो भी आप उसमें सेट करेंगे उतना ही अमाउंट रखिए, ताकि अगर इनकेस कुछ फ्रॉड भी हो तो आपका उससे ऊपर का अमाउंट फ्रॉड ना कर। तो हमारी जो बैंक ऐप है उसमें हम अपने कार्ड की लिमिट सेट कर दें हाँ जी, फॉर द ट्रांजैक्शन, तो आपका मतलब है उससे ऊपर तो नहीं जाएंगे अगर क्योंकि कभी देखिए अगर फ्रॉड होता भी है, लिमिट ही आपकी 20,000 की है, तो 20,000 से ऊपर कोई फ्रॉड कर नहीं तो पाएगा। एटलीस्ट वो जो लिमिट वाला पार्ट है वो एक सिक्योरिटी का काम करता है, सिक्योरिटी का काम करता है, क्योंकि आपके अकाउंट से फिर 20,000 से ऊपर कोई कर नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। आपने बैंक ऐप का भी जिक्र किया, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि कोशिश करें कि इंटरनेट बैंकिंग अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको अवॉइड ही करें, हाँ जी। या फिजिकली खुद बैंक जाएं फॉर एनी ट्रांजैक्शन। क्या बैंक ऐप्स भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या वहाँ पर भी आप वल्नरेबल हो गए हैं अब? देखिए बैंक ऐप्स जो हैं अभी तक सिक्योर हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उनके नाम पे फेक मतलब ऐप्स बना के, सिमिलर ऐप्स बना के काफ़ी धोखाधड़ी होती है। इसका भी एक केस याद आ गया, बता देता हूँ। अच्छा, फ़िशिंग का एग्जांपल है ये। हाँ। मतलब फ़िशिंग आप जानती होंगे जी। ठीक है। तो फ़िशिंग में बेसिकली क्या ना होता है, ये भी लाइव केस बताता हूँ, हमारे घर के 2-3 घर छोड़ के ही है। तो उनकी एक FD मैच्योर हुई, तो 10 लाख की FD थी समथिंग। तो जैसे कि उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर घर पे था, ओके, तो उन्होंने क्या किया, मतलब अपनी शॉप से बच्चों को फ़ोन किया कि ना आज FD मैच्योर हुई है, बैंक में कॉल करो इस फ़ोन से, और बैंक में कॉल करके पूछो FD पे इंटरेस्ट कितना है। तो बच्चे तो अब नादान है, उनको तो एक ही चीज़ पता है, google.com, जो भी सर्च करना हो गूगल खोला, ऊपर लिखा IDBI बैंक कस्टमर केयर नंबर। अब यहाँ पे आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम।
ठीक है। इधर SEO बोलते हैं, जो किसी भी पेज को ऊपर रैंक ला के अपना ऊपर ले आना टॉप मोस्ट। अब जैसे आप IDBI बैंक कस्टमर केयर नंबर करके सर्च करोगे आज भी अपने उस पर, तो आपको ऊपर IDBI का नहीं आएगा नाम, जो रियल वेबसाइट है जो रियल बैंक की है उसका कस्टमर केयर नहीं आएगा ऊपर कोई और फ़ोन नंबर आ जाएंगे। आप ऐसे ही जोमेटो को करोगे ना सर्च, तो जोमेटो का कोई कस्टमर केयर नहीं है कॉलिंग करने के लिए, डायरेक्ट चैट पे ही होती है उनकी, ठीक है। लेकिन जोमेटो के भी कस्टमर केयर फेक नंबर आ जाएंगे ऊपर आपको, ठीक है। तो अब आप उनके ऊपर फ़ोन मिला दोगे। हाँ। तो उन्होंने बच्चों ने सेम किया, फ़ोन मिलाया, मतलब 86 समथिंग नंबर था, फ़ोन मिला दिया। सामने से आवाज़ आई, हाँ जी IDBI बैंक से बोल रहा हूँ, बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ। बच्चों ने कहा सर हमारी ना एक FD मैच्योर हो रही है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट जानना चाहते हैं, तो बता दीजिए। तो वो ना कह रहे हैं 1 मिनट यहाँ पे सर्वर डाउन है, तो 1 मिनट आप साथ ही बने रहे। तो इस टाइप से ठीक है बने रहे। उन्होंने कहा आप एक काम करो, ये चीज़ खुद चेक कर सकते हो, अभी आप अपने उधर खोल लीजिए। तो उन्होंने कहा कहाँ से खोले, उन्होंने उनको एक मैसेज पे लिंक भेजा। अब लिंक जब भेजा, बच्चों ने लिंक खोला, तो लिंक में क्या कि हूबहू IDBI बैंक का वेब पेज था, लेकिन ऊपर URL अलग था। अब जब हम करते हैं तो हम URL पे तो कभी ध्यान देते ही नहीं है। हाँ। सिर्फ इंटरफेस देखते हैं कि भाई बैंक का इंटरफेस है, राइट, ठीक है। तो बच्चों ने क्या किया, जहाँ पे अकाउंट लॉगिन था अकाउंट लॉगिन पे गए, अपना अकाउंट नंबर डाला, सेंड किया, मतलब सबमिट किया। सबमिट करते ही वो अकाउंट नंबर उस हैकर के पास चला गया। अब हैकर भी एक और सिस्टम लेके बैठा था, उसने रियल IDBI बैंक की वेबसाइट खोली, अकाउंट नंबर आते उसने वहाँ पे अकाउंट नंबर डाला। अब अकाउंट नंबर डालती OTP की बारी आई, क्योंकि उधर मेन साइड पे OTP मांगा, इधर भी पेज OTP का आ गया। बच्चों के पास उधर से OTP सेंड हुआ, इधर इन्होंने अपना OTP डाला, OTP फिर हैकर पे गया, हैकर ने उठा के उधर से रियल वेबसाइट पे पेस्ट कर दिया और पैसे ट्रांसफ़र कर लिए। हाँ जी। तो ऐसे करते करते यहाँ पे फेल्ड आता गया, लेकिन वहाँ से वो पैसे निकालता गया। उसने 16.5 लाख रुपए निकाल लिए। ओह माय गॉड। तो लेकिन यही कहना चाहूँगा, अगर आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड हो जाता है, आप तुरंत 1930 पे कॉल करके अपनी पेमेंट फ्रीज करा दीजिए, ताकि आपकी पेमेंट सेफ एंड सिक्योर रह सके, या फिर cybercrime.gov.in पे जाके कंप्लेंट कर दीजिए। मैं ना इस सवाल पे थोड़ी देर में आने वाली थी, पर क्योंकि आपने यहाँ पे जिक्र कर ही दिया, जब भी कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, हाँ जी, आपको पता लग गया कि अब हो चुका है फ्रॉड आपके साथ, तो करना क्या है, तुरंत क्या करना है? मैम देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड कोई भी हो तो सबसे पहला काम है 1930 पे कॉल करके अपनी पेमेंट को फ्रीज कराइए, ठीक है, ताकि पेमेंट आपके अकाउंट से जहाँ पे भी मूव हुई है वहाँ पे ब्लॉक हो जाए, वो आगे उसको विड्रॉ ना कर पाए, आगे मूव ना कर पाए। कितना समय लगता है, मतलब कितने आवर्स हो सकते हैं, मिनट्स हो सकते हैं कि अभी आपकी इसका ना कोई ना लिमिट नहीं है फिक्स, क्योंकि देखिए जो कर रहा है, हाँ, करने वाले पे डिपेंड है। जैसे मैंने ट्रांसफर करी, मेरे अकाउंट से ट्रांसफर हुई, सामने वाला बिल्कुल ही एक्टिव है कि उसी टाइम इमीडिएट अगर विड्रॉ कर रहा है तो आपकी पेमेंट गई। हाँ। और कई बार होता है कि ना पेमेंट को ना रूट करा देते हैं, अगर 3-4 जगह रूट करा देते हैं तो पेमेंट ट्रैक नहीं हो पाती है। वही जानना चाहती हूँ मैं आपसे, हाँ, कि अक्सर ये देखा गया है कि केसेस में फ्रॉड हुआ, फाइनेंशियल फ्रॉड, आप गए, आपने कंप्लेन की, आपने चाहे पुलिस को कंप्लेन की, लेकिन ये पैसा गया कहाँ, उसकी ट्रेसेबिलिटी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जिसके साथ फ्रॉड हुआ उसको वो पैसा भी नहीं वापस मिलता। तो हमें ये बताइए कि क्या पैसा वापस मिल सकता है? और देखिए मैम, रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम। क्या वजह उसकी? मैम ये वजह कि जो पेमेंट होती है वो 2-3 जगह मूव होगी, एक तो ट्रेसेस ख़त्म हो जाते हैं, हम ट्रैक ही नहीं कर पाते कहाँ पे पेमेंट गई। दूसरी चीज़ होती है कि अगर पेमेंट कोई गई भी है, सपोज दैट इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, अब इन्वेस्टिगेशन में कहीं का भी लोकेशन आ गई, मान लीजिए बिहार की आ गई आज, मान लेते लोकेशन, अब बिहार जो जाएगा IO, जब जाएगा इन्वेस्टिगेट करेगा, ढूंढेगा, पकड़ेगा उसको, वो एक तो उसमें टाइम टेकन जॉब है। तीसरी चीज़ है, अगर उसको ले भी आता है, उसके पास से ही रिकवरी नहीं हुई तो कहाँ से पैसा लोगे? आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही विक्टिम के अकाउंट से पैसा निकला, वो 1, 2, 3 करके कहीं और पहुंच गया होगा, किसी और अकाउंट में, जिसे आप ट्रेस नहीं कर पाते। तो बेसिकली अब इसके लिए यही है कि प्रिवेंशन। हाँ मैम, अपना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, और अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लगती है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, तो आप तुरंत 1930 पे, हाँ जी, 1930 पे कॉल करके अपनी पेमेंट फ्रीज करा दीजिए। एटलीस्ट आपकी पेमेंट फ्रीज हो जाएगी, तो वो पेमेंट आपके अकाउंट में वापसी आ जाएगी। FIR कराई जा सकती है? मैम कंप्लेंट कराएंगे 1930 पे, जब आप कॉल करेंगे वहाँ पे कंप्लेंट ही होगी आपकी, FIR टाइप ही होती है वो। साइबर क्राइम का पोर्टल है ये, जो कि MH ने लॉन्च की है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, तो उसके ऊपर ही कंप्लेंट होके आपकी वो होती है। इधर I4C ने किया वो लॉन्च। So 1930 पे अगर हम कॉल कर रहे हैं तो
इट इज़ लाइक अ कंप्लेन, हाँ पर जी। क्या हमें नियरेस्ट थाने में जाके भी एफआईआर दर्ज करानी है नहीं या नहीं नहीं? मैम, अगर आप 1930 पे कॉल करते हो वो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाती है आपके साइबर थाना में। ओके। तो साइबर पुलिस में ना जाती है वो, तो वहाँ से आपको एक आईओ अपॉइंट हो जाता है, तो आप आईओ से डायरेक्ट फिर संपर्क में आ जाएंगे। लेकिन ट्रेसेबिलिटी एक अभी भी बहुत बड़ा लकूना है, हाँ जी। जहाँ पे आप ट्रेस नहीं कर पाते, या हाँ जी। पेमेंट आपकी जो चली गई वो वापस मिलेगी या नहीं बहुत कम मिलेगी। चांस होते हैं। क्या बैंक कोई मदद कर सकता है आपकी पेमेंट आपको वापस लाने में? मैम बैंक यही कर सकता है कि अगर बैंक को पीछे से डायरेक्शंस मिले तो बैंक बस इधर अकाउंट फ्रीज कर सकता है, इससे ऊपर कोई उसके बाद पावर नहीं है। तो आप हमें अब ये बताएं, जैसे आपने बताया कि ये एक फेक इंटरफेस बैंक्स का हाँ जी। इस्तेमाल किया पेजेस जाता बनाते हैं जो है, पेजेस। और ये भी हो सकता है कि कभी आपने सर्च किया गूगल पे तो कोई फेक पेज आ जाए हाँ और जी। आप उसी पे ही ट्रांजैक्शन कर हाँ रहे जी, हो हाँ जी, अपनी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये भी तो आपने। इसके लिए मैम हमेशा यूआरएल पे ध्यान दीजिए अच्छा, कि जिस वेबसाइट पे हम जा रहे हैं वो एक्चुअल में वो है कि। पर हमें कैसे अब पता लगेगा कि सिंपल सी ये बात करते हैं। असली नहीं यूआरएल? मैम, सिंपल सी बात करते हैं। अगर आप बात करते हैं flipkart.com, हाँ, FLIPKART, राइट। अब फेक जो बनाते हैं वो CART कर देते हैं, ठीक है ना। ओके। अब जैसे आपका इधर एप्पल का इधर iCloud.com है, हाँ, ओ की ना जगह जीरो डाल देते हैं, देखने में iCloud ही पड़ा जाता है वो। अच्छा। तो अगर वैसी चीज़ आ जाएगी हाँ, तो आप तो उधर अपने क्रेडेंशियल्स डाल दोगे सारे, तो मैं हैक हो गए। तो हमें कैसे पता लगे? अगर जीरो और ओ में तो फर्क बहुत कम होगा, तो नहीं मैम, ये exactly सुनिश्चित कैसे अगर करें? एग्जैक्टली देखोगे यूआरएल को तो समझ आता है, बड़े ध्यान से देखोगे तो। ओके, सो आपका कहना है कि अगर हम किसी भी बैंक के किसी भी वेबसाइट पे, मतलब किसी भी आपने कुछ भी वेबसाइट करना हो को, तो हाँ, यूआरएल पे पहले आप ध्यान दीजिए। इंटरफेस को मत देखिए, इंटरफेस सेम हो सकता है हाँ, लेकिन यूआरएल सेम नहीं होगा, क्योंकि देखिए कॉमन चीज़ है, Dell.com है, Amazon.com है, तो अमेजोन तो अमेजोन ही है ना। उसके अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस करेगा अगर कोई अमेजोन spelling में डबल एन डाल दिया। हाँ जी, तो वो मतलब हमें ढंग से अगर देखेंगे तो दिखेगा, वैसे देखेंगे तो अमेजोन ही लगेगा दिखने में। यूआरएल मतलब हमें ध्यान से देखना है अगर हम किसी भी तरह का वेब पेज यूज कर रहे हाँ हैं। जी, हाँ जी। आपने बताया इंटरनेट बैंकिंग हो चाहे ये वेब पेजेस के थ्रू अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, या ऐप आपने बताया कि वो भी कोई फेक क्रिएट कर हाँ जी, सकता है। फेक ऐप भी ना बन जाती है ऐसे। तो ये आजकल हमें लोन ऐप्स बड़ी बन रही है, आपने देखा होगा तो आमतौर पे लोग ऐप्स को जो डाउनलोड कर रहे हैं या तो एंड्रॉयड से करेंगे गूगल प्ले से, हाँ जी, या फिर एप्पल का App Store एप्पल से। स्टोर से। हाँ जी, App क्या Store। वहाँ पे फेक ऐप्स हो सकती हैं? हाँ जी, बेसिकली क्या है मैम, कोई भी आप ऐप बनाते हो हाँ, तो ऐप बना के ना गूगल, जो आपका इधर गूगल प्ले है, तो उसके पास एक ऐप भेजनी होती है और अप्रूवल लेना होता है, वो ना अपने चार्जेस लेता है और आपकी ऐप डाल देता है उस पर। या फिर आपका ऐप स्टोर है एप्पल का, तो वो लोग भी ऐप डाल देते हैं बना के। मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो आप ये बताएं कि हमें कैसे पहचान हो कि ये सही ऐप है या फेक ऐप है? मुझे हाँ, उसके लिए तो क्या है कि आप देखेंगे लोग रिव्यूज़ मारते हैं, उसके ऊपर स्टार रेटिंग होती है उनकी ऐप्स की, हाँ, तो उससे आप जज कर सकते हैं कि क्या है। और देखिए कुछ नाम होते हैं, ट्रस्टेड नेम्स होते हैं, ठीक है ना, जिन पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। आपने जैसे अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करता हूँ, IDBI, ICI, हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये ट्रस्टेड नेम्स हैं। अगर कोई बैंक ऑफ कर्नाटका बोल दे, जब बैंक ऑफ चाइना बोल दे इधर इंडिया में ही, तो हमें साफ साफ दिख रहा है फेक ऐप है। नहीं, जैसे आपने बोला कि इंटरफेस सेम हो सकता है अगर हाँ जी। किसी बैंक के पेज का, तो ऐसे अगर हम मान लीजिए कोई बैंक ऐप को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो ऐप का भी तो आइकन वगैरह सेम बना सकते हैं ना? नहीं, ऐप का आइकन बन जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे आपकी एक कंपनी है, मान लेते हैं आपने अपनी एक कंपनी एस्टेब्लिश करी, एक साइट बनाई, एक ऐप बना दी एप्पल के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी। हाँ, तो आप उसको पब्लिश करेंगे गूगल प्ले पे भी और एप्पल के ऐप स्टोर पे भी, राइट, ठीक है ना। अब आपकी कंपनी का नाम आपने कुछ भी डाल दिया और कुछ भी लोगो लगा दिया, हाँ, वो है मैम आपकी इच्छा है। वैसे अगर एक फेक जो होगा हाँ, तो वो भी क्या करेगा, कुछ भी नाम डाल सकता है, कुछ भी लोगो लगा दे, हाँ, ठीक है। लेकिन नाम जो यूज़ करेगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा डालेगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो ऑलरेडी है, लेगा नहीं, तो बड़ौदा में डबल ए डाल देगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे चेंजेस करेगा कि आपको उसकी ऐप का फेक मालूम हो जाएगा कि फेक ऐप है। प्लस लोग रिव्यूज़ देते हैं, स्टार रेटिंग होती है, उससे भी मालूम हो जाता है कि क्या है इसका। तो बैंक ऐप से ट्रांजैक्शन करना अभी तक आप कह रहे हैं सिक्योर हो सकता है, हाँ जी, लेकिन फिर भी आपकी ऐप है वो भी फेक ना हो, ये ध्यान हाँ रखना जी, है। हाँ जी। अब मैम बात करते हैं लोन की। आजकल लोन लोग काफ़ी अप्लाई करते हैं, हाँ, तो लोन का एक ही माध्यम है, गूगल पे सर्च मारते हैं, नहीं तो अपना प्ले स्टोर खोला,
लोन ऐप डाली, कोई भी और डाउनलोड कर लिया। लेकिन सबसे खतरनाक चीज़ है ये चीज़, इसके ऊपर बहुत केसेस होते हैं, इसका बताता हूँ। अब जैसे लोग आजकल गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाल देते हैं, कोई भी लोन लेने की ऐप, और लोन लेने के लिए ऐप किया तो उन्होंने फॉर्म भरते हैं पूरा अपना, इधर आधार कार्ड लगाइए, अपना पैन कार्ड लगाइए, बैंक अकाउंट नंबर डालिए जहाँ पे आपको लोन चाहिए। ठीक है, एक लाइव केस बताता हूँ, मेरे पास अभी आया था रिसेंटली बिल्कुल। तो उसने 20,000 का, जब 25,000 का लोन लेना था, उसने पूरा फॉर्म भर दिया, ऐप डाल दी, पूरा फॉर्म भर के उसने सबमिट मार दिया। अब जब वो ऐप डालते हैं, ऐप के अंदर परमिशंस होती हैं कि आपका कैमरा, ठीक है, आपका कॉन्टैक्ट्स, आपकी वीडियोस, आपकी फ़ोटोज़ सब शेयर हो जाती है। बाकी भी आपको ये ऐप डालते हो तो सब में होती है शेयर ये। तो वो वाली ऐप भी सब कुछ आपका डेटा ले रही थी, लोन ऐप। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही फॉर्म भरा 2,000 रुपये इंस्टेंट उनके अकाउंट में आ गए, जबकि उन्होंने 20,000 का लोन अप्लाई किया था। 2,000 रुपये आते ही वो एकदम शॉक्ड हो गए कि ना 20,000 अप्लाई किया था और 28,000 आ गया। उन्होंने वहीं पे लोन ऐप के थ्रू कॉल किया, तो कॉल पे कहा कि जी ये ना क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं अभी आ जाएंगे और आ जाएंगे, नहीं आए। अगले दिन देखा तो 2,000 की जगह उन्होंने ब्याज लगा के उसको कर दिया 4,000, कि आपने 4,000 देने हैं हमें, 2,000 दे के। अगले दिन देखा 6,000 हो गए। वो रोज़ 2,000 बढ़ाते जा रहे हैं उसके ऊपर, 2,000 के ट्रांसफ़र पे। हाँ जी। अब वो उन्होंने 5 दिन में उसका 10,000 से ऊपर बना दिया वो अमाउंट, कि ना देने हैं उन्होंने वापसी। अच्छा। अब वो अगर देते हैं तो जेब से गए पैसे फालतू के, नहीं देते तो वो क्या ना करते हैं, उनकी फ़ोटोज़ वीडियोस उठा के मॉर्फ करते हैं, न्यूड मतलब लगा के, उनके ऊपर उनका फेस लगा के उनके कॉन्टेक्ट्स में भेजते हैं सब पे, फिर जिसे हम आजकल सेक्सटॉर्शन भी कहते हैं। हाँ जी, सेक्सटॉर्शन भी बोलते हैं, सेम लाइक दैट। तो अगर ऐसे किसी को ट्रैप किया जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? और ऐसे में क्या है मैम, सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है इनमें, इन ऐप्स में, अब वो जो कॉल करते हैं, जहाँ पे हमने कॉल करी, जब कॉल आई हमें, वो सारे होते हैं वॉइस नंबर्स, कंप्यूटर के थ्रू कॉलिंग हो रही होती है वो, जिसे विशिंग भी कहा जाता है। हाँ जी। फेक वॉइस से लोगों को ट्रैप करना। तो उसमें क्या है कि पर्टिकुलर कोई फ़ोन नंबर नहीं है जो कि हमें लोकेशन ट्रेस हो जाए कि कहीं पे कहाँ बैठे हैं, कहाँ है। तो अगर कोई ऐसे ट्रैप होता है तो वो क्या करेगा? मैम ट्रैप होता है तो वही है कि कंप्लेंट करेंगे, कंप्लेंट के साथ साथ क्या है कि ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करके जितनी बार फ़ोन आते ब्लॉक मारिए, उसके अपने अलावा कोई चारा नहीं है। अपने कॉन्टेक्ट्स में मैसेज डाल दीजिए, जी मेरा फ़ोन हैक हो गया, ऐसे कोई बना के भेज रहा है। हाँ। तो यही एक ऑप्शन है इसकी, इसकी अभी तक कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, हाँ वो जी। कहीं और चली मैम गई देखिए, हैं। आपके फ़ोन में फ़ोटोग्राफ्स हैं, सारी फ़ोटो शेयर होगी, आपके कॉन्टैक्ट्स हो गए शेयर, तो मेरे लिंक में या आपके लिंक में कौन कौन लोग हैं मालूम नहीं। किसी के पास भी हमारी अगर कोई भी ऐसी फ़ोटो बना के कोई भेजेगा तो मैम एक इम्प्रेशन तो गल जाएगी। तो उसमें क्या किया जा सकता है? यही किया जा सकता है कि आप पहले ब्लॉक करें नंबर को और फिर अपने कॉन्टैक्ट्स को भेजें कि आपका जो भी क्योंकि वो ना इन्फॉर्मेशन। मैम लगातार आपका अमाउंट बढ़ाते रहेंगे और आपसे पैसे मांगते रहेंगे। तो नहीं क्या भेजोगे किया तो जा फिर उल्टा सकता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स, फोटोज या जो भी डाटा आपके फ़ोन में है उसे सिक्योर कर सकें? मैम देखिए, फ़ोन के अंदर जो भी डाटा है वो तो सिक्योर हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कोई भी ऐप डालते हैं तो सबसे पहले परमिशन मांगती है कि आपका कैमरा एक्सेस लेती है, आपका स्टोरेज का एक्सेस लेती है, लोकेशन का लेती है, आपकी वॉइस का लेती है, सारी चीज़ें आप शेयर करते हैं तभी आपकी कोई ऐप चलती है। और अगर ऐप को डिलीट किया जाए तो क्या वो कट हो जाता है? वो मैम तब चली जाएगी, ऐप तो हट जाएगी, लेकिन वो डाटा तो ऑलरेडी ले चुकी है पहले। अच्छा, डाटा तो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया आपका। ओके, तो वो डाटा जा चुका है। तो अब आप डिलीट भी करें ऐप तो कुछ नहीं तो कोई होगा। फ़ायदा नहीं है। तो जब भी हम कोई ऐप को डाउनलोड करें तो वो परमिशंस हम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, हमें ये देखना है। मैम परमिशन हम अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हैं, लेकिन परमिशन सेट करोगे तो आपकी ऐप काम नहीं करेगी। अब मैं व्हाट्सएप की बात करता हूँ। हाँ। व्हाट्सएप पे अगर आप माइक रोक लेंगे तो आपकी वॉइस नहीं जाएगी, अगर वीडियो रोक लेंगे तो आप वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना, स्टोरेज रोक लोगे तो आपकी इमेजेस आएंगी जाएंगी नहीं। तो सारी परमिशन अगर रोक दोगे तो व्हाट्सएप आपका काम ही नहीं करेगा। तो फिर क्या करें? मैम देखिए, स्मार्टफोन चलाएंगे तो आपका डाटा तो शेयर हो ही रहा है, डाटा तो बिक रहा है आपका, मतलब आपको लगता होगा आप बिल्कुल सेफ है, लेकिन ये जो आपने पकड़ा हुआ हाथ में ये बॉम्ब है, तो आपका डाटा तो पूरा जा ही रहा है मैम। ठीक है। और अगर आप अपनी ईमेल आईडी दोगे तो मैं आपको आपका डाटा पूरा ऑनलाइन दिखा दूंगा, डार्क वेब पे पूरा। ओके। आपका पूरा डाटा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, आपको नहीं पता। तो इसका मतलब जो भी आज ऑनलाइन है या जिसके पास भी व्हाट्सएप है या स्मार्टफोन है उसका डाटा ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज। तो इसके लिए सजेशन मैम यही है कि अपने फ़ोन में वही चीज़ रखो जो आपके मतलब नॉर्मल काम की हो, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन में मत रखो। और कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है? जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड,
आपका पासपोर्ट, लाइसेंस, जब बैंक अकाउंट, कोई भी चीज़ ऐसी, उसको फ़ोन में नहीं रखना। हाँ जी, ओके। क्योंकि वो डेटा जब आपकी पर्सनल फ़ोटो ही है। अब मान लेता हूँ मैं ये सेल्फी खींचता हूँ ऐसे एक, हाँ। ठीक है, ये मैंने सेल्फी ली, मैंने किसी को शेयर नहीं की, लेकिन मैं सोच रहा हूँ मैं सेफ़ हूँ बिल्कुल, लेकिन ऑलरेडी ये डार्क वेब पे बेची जा चुकी है, पहुँच चुकी है लेते ही सेल्फी, ओके। लेने के 5-10 मिनट बाद, क्योंकि सारी ऐप सिंक्रोनाइज मारती है। आप व्हाट्सएप में जाओगे, नीचे जाके टर्म्स एंड कंडीशंस में देखोगे तो लिख के आएगा कि ऑलरेडी ये डेटा आपका ले रही है पूरा। तो ऐसी सूरत में, क्योंकि कई ऐसी एप्स हैं जैसे गूगल या सारी ऐप्स है व्हाट्सएप, मैम, सारी ऐप है, फेसबुक ले लो, गूगल ले लो, जीमेल ले लो, कोई भी ले लोगे, सब परमिशंस ले रही है आपसे। तो हम कर क्या सकते हैं? हम सिर्फ ये कर सकते मैम हैं। एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ये अपना पॉडकास्ट डालेंगे यूट्यूब पे, जी। यूट्यूब ने आपसे कभी स्टोरेज का कहा? नहीं। आपको दे रहा ना अनलिमिटेड स्टोरेज, कितनी वीडियोस डालो आप, कोई चार्ज नहीं मांग रहा ना। बहुत लोग डालते हैं। हाँ, नहीं है मांगना, चार्ज क्यों है मैम, दे रहा फ्री में, क्या कारण फ्री में देने का? क्योंकि डेटा मिल रहा है। डेटा मिल रहा है, ठीक है ना। आप अब एक चीज़ बताइए, आपका एक पॉडकास्ट है, हाई डेफिनेशन में सारा रिकॉर्ड हो रहा है, राइट। ठीक है, एटलीस्ट मतलब 2 GB 5 GB तो डेटा कंज्यूम होगा आपका, जो भी डालोगे आप उस पर। अब 5 GB की स्टोरेज आपको एक पॉडकास्ट में आपकी जा रही है, आपने अगर 20 पॉडकास्ट में डाल दिए तो आप लगा लीजिए आपकी एक हार्ड ड्राइव कंज्यूम होगी पूरी। अब गूगल अपने सर्वर पे एक हार्ड डिस्क आपको दे रहा है पूरी, क्यों है दे रहा है? फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे क्या है लिया? डेटा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और जिन लोगों ने इस डाटा को देखा उनका भी डाटा कॉम्प्रोमाइज हो गया। देखिए इंटरनेट पे तो सभी हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ, सब है, तो सब लोग इंटरनेट चला रहे हैं, तो डेटा तो सबका ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो हम करें क्या? आपने बताया कि अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो फ़ोन पे ना रखें। हाँ जी। इसके अलावा 2-3 और चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। देखिए मैम, जैसे हमारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन में हमारे पासवर्ड्स भी आते हैं, तो हम अपने पासवर्ड्स वगैरह भी कहीं पे शेयर ना करें, या अपने फ़ोन में ना रखें, क्योंकि देखिए फ़ोन अगर हमारा शेयर हो रहा है, इसकी मेमोरी, इसकी फ़ोटोज़ जो भी शेयर हो रही है, तो आपका पूरा डेटा मतलब शेयर हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके। डार्क वेब एक ऐसी जगह है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन, टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी हर इंसान की, और वहाँ पे बेची जा रही कौड़ियों के भाव में। आपके मोबाइल फ़ोन का डेटा मात्र 850 रुपये में बिक रहा है उधर, कोई भी ले ले। और डार्क वेब में इसका इस्तेमाल किया कैसे जा सकता है स्कैम्स के लिए? हाँ जी, डार्क वेब पे क्या है कि सारे वर्ल्ड वाइड हैकर्स सब मतलब लोग इधर है। ये बेसिकली बनाया तो सिक्योरिटी के लिए था, नेशनल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक सिक्योर चैनल बनाया था जिससे वो आपस में कन्वर्सेशन कर सके, आपस में डेटा शेयर कर सके। अच्छा। उसके लिए बनाया था, लेकिन इसका मिसयूज़ होते होते ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया कि आजकल पूरे के पूरे मतलब हैकर्स, वर्ल्ड वाइड हैकर्स उसके ऊपर है, और आइडेंटिटी किसी की नहीं है, एनोनिमस है सब। तो कौन कहाँ से आ रहा है, क्या बेच रहा है, क्या ले रहा है, डार्क वेब पे मर्डर तक मतलब हायर कर सकते हो आप, अगर आपको मर्डर कराने हैं, ड्रग्स लेना है, ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब इधर कोई भी हथियार लेना है, सब कुछ मिलता है उधर। तो डार्क वेब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है। और एआई अब इतना सफिस्टिकेटेड टूल है कि कितने डीप फेक वीडियोज़ आ रहे हैं, फोटोज़ आ रहे हैं। हाँ जी, वो भी एक बहुत बड़ा क्राइम सामने आ रहा है। बिल्कुल मैम, उससे बहुत अभी रिसेंटली जब हमारे इलेक्शंस हुए थे तो अमित शाह जी की डीप फेक से ही एक वीडियो बना के तो कुछ भी बयान दिलवा दिया जबकि उन्होंने नहीं दिया था। तो ऐसे कई चीज़ें हुई हैं। मतलब देखिए इंटरनेट के एक वर्चुअल स्पेस है आपका, ठीक है, एक साइबर स्पेस है। अब उस साइबर स्पेस पे क्या चीज़ असली है, क्या चीज़ नकली है, कोई नहीं जानता। आज मैं अगर कोई भी एक वीडियो या एक फ़ोटो वायरल कर दूँ कि इधर अमिताभ बच्चन एक्सपायर हो गया, वो आग की तरह फैल जाएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। अब वो उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है वो एग्जैक्टली हमें बाद में जाके मालूम होगा। लेकिन एक चीज़ को फैलाने के लिए इंटरनेट ऐसी चीज़ है कि आप एक बार फैला दो वो आग लग जाएगी पूरी। ये तो हुआ अभी एक्टर धर्मेंद्र के केस में अभी। हाँ जी, जहाँ पे कितनी जल्दी फेक न्यूज़ उनके बारे में वायरल हो गई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि अब क्योंकि हर कोई इंस्टाग्राम पे भी होगा, फेसबुक पे भी है, तो वहाँ पर भी आपकी प्रोफाइल, पिक्चर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पब्लिक में हैं। हाँ जी, उसके नाते आप कुछ कहना चाहते हैं? अपने अकाउंट को हमेशा प्राइवेट रखिए। फ़ोटोज़ आज के टाइम में आपकी फ़ोटोज़ और आपकी वीडियोज़ तो वो चीज़ हो गई है कि एआई उससे कुछ भी करवा सकता है। और मैं आपकी एक सिंपल फ़ोटो लूँ, ठीक है, एआई से उससे कुछ भी करवा दूँगा मैं।
राइट और वो लगेगा रियल एकदम देखने में। राइट तो राइट एक बार तो रेपुटेशन पे बात आ गई, तो बाद में हम उसको प्रूफ करते रहेंगे AI जनरेटेड है जैसे वट जो भी है, हाँ लेकिन एक बार तो चीज़ सामने आ गई। या तो इसलिए अपनी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ना आजकल सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल तो वो चीज़ है, तो उसको हमें सेव रखना चाहिए। अपने अकाउंट बिल्कुल हमें ना सिक्योर रखने चाहिए कि प्राइवेट रखें, फ़ोटोज़ शेयर ना हो हमारी, ठीक है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं अपने अकाउंट पे, क्योंकि अकाउंट हैक होना भी आजकल बड़ी चीज़ नहीं है, मिनट में हो जाते हैं। राइट तो अपने अकाउंट को हम लोग इसी टाइप से सेव कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे पास वो सिक्योरिटी नहीं। क्योंकि देखिए 2011 की बात करूँ तो फेसबुक आप चलाते थे नहीं चलाते थे, इंस्टाग्राम चलाते थे नहीं चलाते थे, और वहाँ से अगर ग्रोथ चार्ट देखो तो आज यहाँ पे आ गए हम। एग्जैक्टली क्योंकि उस टाइम 1.5 GB डेटा के अंदर पूरा महीना हम लोग चलाते थे, आज 1.5 GB पर डे शॉर्ट पड़ता है लोगों को। तो मैम ये है कि मतलब आपका डेटा तो सिक्योर है ही नहीं कहीं पे भी। तो सर हमने ये भी देखा है कई बार डिजिटल अरेस्ट के भी बहुत केसेस आए हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले ही अखबार में पढ़ा कि दिल्ली का सरिता विहार का केस है, 71 साल की महिला हैं और उनको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है। पहले कोई फेक कॉल्स किए जाते हैं कि उनके कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इलीगल हैं, और फिर उनको ये डराया जाता है कि उनके बच्चों पर बात आ सकती है और लीगल एक्शन लिया जा सकता है। फिर उसके बाद मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो 24 घंटे तक वो डिजिटल अरेस्ट में थी, यहाँ तक कि जब वो बैंक भी गई उनकी सारी बात सुनी जा रही थी कि उन्होंने बैंक में जाके क्या बात की, क्या ट्रांजैक्शन किया। ये डिजिटल अरेस्ट है क्या और ये कैसे किया जा सकता है? मैम डिजिटल अरेस्ट के ना कई मोड्स हैं। जैसे कि मोड की बात करते हैं तो आपके पास कॉल आई कि ना इधर आपका बेटा है, आपके पास नहीं गया हुआ, बाहर गया हुआ है, आपसे इन्फॉर्मेशन ली, ठीक है, तो वो हमारे पास है, हमारे पास अरेस्ट हमने कर लिया, तो इस क्राइम में उसको अरेस्ट कर लिया। मेरे पास भी इनफेक्ट कॉल आई थी अभी पीछे, तो उसमें क्या हुआ, मेरे को कॉल कर रहा है कि ना हाँ जी कैसे हो जी, मैंने इधर से बोल रहा हूँ, पंजाबी में बोल रहा था वो, तो पाकिस्तानी था कोई, तो मैं इधर से बोल रहा हूँ XYZ में, कहा हाँ जी बताइए, तो न्यूयॉर्क में आपका बेटा गया हुआ ना, मैं कहाँ गया हुआ है, मेरे को उसने कहा मैं कहाँ गया हुआ है, तो इधर आपका बेटा ना हमने ना इधर अरेस्ट कर लिया है। तो रात को ना वो पार्टी हुई थी, तो पार्टी में उसने एक का सर फाड़ दिया। मैंने फिर ना जान के इलाके से कहा, मैंने कहा नहीं सॉरी उसको आप छोड़ दो ये वो, तो ना नहीं मैं साहब से बात करता हूँ, छूट नहीं पाएगा ऐसे ये वो, तो मैं कहा नहीं क्या है करूँ, तो ना कह रहा है गया कब, मैं कहा वो तो खो गया, उसको टाइम उससे तो बात भी नहीं हुई है, तो मैं कहा ठहरो फ़ोन मिलाऊँ, क्या नहीं मिलेगा नहीं फ़ोन, हमारे पास है वो। तो मैंने जान के एक्टिंग करी कि ना नहीं एक बार बात करा दो प्लीज़, छोड़ दो प्लीज़ छोड़ दो, तो इस टाइप से किया, तो करते करते उसको लग गया कि मतलब ये फंस गया। हाँ। तो वो फिर ना उसने मेरे से लास्ट में कहा कि ना एक काम करो, साहब ने इतने पैसे लेंगे छोड़ देंगे, और न्यूयॉर्क से बोल रहा हूँ मैं। तो मैं थोड़ा सा मेरे को हंसी भी आ रही थी, वरना साथ साथ मैं मतलब लगा रहा हूँ उनके साथ। तो लास्ट में जब सब चीज़ हो गई ना, तो मैंने उसको कहा भाई मैं ना थाने से बोल रहा हूँ, अभी बताता हूँ, तो मतलब सामने से पंजाबी में गालियाँ देना चालू हो गया, यहाँ से मैं तो करते करते उसे फ़ोन कर दिया। मतलब इस टाइप से वो लोग करते हैं कि आपको। तो अगर मतलब ये सच में था कि आपके फैमिली से कोई गए थे? नहीं कोई नहीं गया था। हाँ। मेरे को तो मालूम था कोई नहीं गया, लेकिन उसने मेरे को कहा, तो मैंने जान के उसको उसके ट्रैप नहीं फंसाना। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपकी स्नूपिंग कर रहा हो, स्पाइंग कर रहा हो। इसमें क्या होता है कि बेसिकली नहीं स्नूपिंग स्पाइंग नहीं मैम, आपके पास रेंडमली कॉल आ जाती है, रेंडमली कॉल आती है, और रेंडमली कॉल आके आपको कुछ भी बोलेंगे, ठीक है। और हर इंसान को कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि कोई ना कोई बाहर होता है। इनफैक्ट मेरे फादर पे आई कॉल, तो उनके पास आया, हाँ जी मामा जी कैसे हो। अब पापा ने सोचा कि उनका भांजा है, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बस तू अब बता। तो मैंने एक बार ना दुबई आया था, तो ना पैसे शॉर्ट पड़ गए, भेज दो एक बार मेरे को। तो पापा ने कहा तू कौन बोल रहा है, लक्की बोल रहा, लक्की। तो उसने कहा हाँ बोल रहा हूँ मामा जी, मैं बोल रहा हूँ। पापा ने मतलब नाम बता दिया उसको, तो वो आगे से ऐसे कह रहा है हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ। तो पापा ने कहा इधर आवाज़ को क्या ना हो तेरी, बस वो ना गला ख़राब हो रहा है, ये ना हो रहा है, तो वो ना अपना उठाता गया। इतने मैं बैठा था पास में, मैं कहा क्या हुआ, तो मैंने लिया फ़ोन, तो मेरे को मालूम हो गया था फेक है, तो मैं आगे से चालू हुआ, उसने फ़ोन ही काट दिया फिर। तो इस टाइप से किसी को भी फ़ोन कर सकते हैं रेंडमली। तो अगर कोई भी ऐसी कॉल आती है जिसमें आपको डराया जाए, हाँ जी, तो पहले तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये कॉल फेक है। देखिए पहली बात है, पुलिस कभी भी आपको फ़ोन करके पैसा नहीं मांगेगी, ठीक है। ठीक है। सिर्फ पुलिस आपको इतना इन्फॉर्म करेगी कि आपके बेटे पे केस हुआ है, इस थाने में, आप इस थाने में आ जाओ, ओके। ठीक है। इसके अलावा पुलिस आपको कभी नहीं कहेगी कि ना जी इसको छोड़ने के लिए पैसे दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं कहेगी। पुलिस की ड्यूटी होती है सिर्फ उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना कि आपके बेटे को हमने उठाया है, इस केस में अंदर है, आप इस थाने में आ जाओ बस।
और FIR नंबर ये है। आपके पास राइट है कि आप उनसे पूछ सकते हो किस केस में उठाया, FIR नंबर बताओ, ये बताओ, सब राइट है आपके पास। तो जनरली क्या होता है कि डर के लिए ही पैसा होता है। अगर आप डर गए तो ही आप पैसा दोगे, राइट, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको डराऊंगा किसी भी चीज़ को लेके तो आप पैसा दोगे। तो वही चीज़ हो रही है आजकल। तो अगर सपोज दैट कोई मेरा अपना बाहर रहता है, अब मैं देखिए अगर इंडिया और US की बात करता हूँ तो दिन रात का फ़र्क है। अब मेरे को उधर से कॉल आ जाए कि ना जी इधर आपका बंदा वो है बाहर है, तो ना उसको हमने उठा लिया। अब मेरी राइट टाइम तो उससे बात नहीं हो पाएगी, तो मैं तो एक बार तो घबरा के ना उसको उठा लिया। तो जब तक मेरी उससे बात नहीं होती तब तक तो मैं डाउट में हूँ और मैं उसकी बात मानूंगा सामने वाले की सही कह रहा है। और अगर बात भी करा दी जाए तो आवाज़ भी तो अब फेक हो की जा सकती है। आवाज़ भी फेक है और ऊपर से कई बार ऐसा भी हुआ है केसेस में वीडियो कॉल करते हैं, सामने पुलिस की ड्रेस पहन के बैठे होते हैं और वीडियो कॉल पे। जैसे यहाँ लोकल तो आपने बोला कि थाने में बुला लिया जाएगा, अगर कोई केस है पुलिस आपको पैसे नहीं मांगेगी फ़ोन पे लेकिन बुलाएगी। लेकिन मान लीजिए कोई कभी भी पैसा नहीं मांगता आपसे, लेकिन कोई अगर नाते रिश्तेदार आपका भारत से बाहर है, हाँ जी, और वहाँ से कोई कॉल आता है, हाँ जी, तो वहाँ पे आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे थ्रेट को? मैम देखिए कॉल पे तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप वीडियो कॉल नहीं करते या उनके फैमिली मेम्बर से नहीं पूछते जब कहीं से आपको कंफर्मेशन नहीं होती। क्योंकि देखिए आजकल AI का भी ज़माना है। AI में आपकी वॉइस की टोन बस एक वर्ड उठाएंगे, एक वर्ड उठा के आपसे जो भी मैं सेंटेंस बुलवाना चाहूँगा आपकी वॉइस में वो बुलवा दूंगा। अपना 11 लैब्स करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर ये चीज़ होती है। तो क्या तो हमें क्या करना चाहिए, एक आम इंसान को क्या करना चाहिए कि वो तो कैसे पहचान ही नहीं पाएगा? मैम देखिए आजकल क्या है कि टारगेट होते हैं बच्चे या फिर अपना ओल्ड एज, ठीक है ना। हाँ। क्योंकि देखिए वो लोग जल्दी डर जाते हैं, जल्दी उसमें आ जाते हैं। क्योंकि अगर घर में हमारे बड़े बूढ़े हैं तो उनको कॉल आएगी कि ना ऐसे होगा तो वो एकदम घबरा जाएंगे। राइट। बच्चे अगर उनको कॉल आएगी वो घबरा जाएंगे। तो जो नॉर्मल मीडियम आजकल लोग हैं, जो जवान लोग हैं, वो एटलीस्ट वेरीफाई तो ज़रूर करेंगे कि ना ये जो भी बातें हो रही सच है कि नहीं है। राइट। हाँ जी। अगर हम आइडेंटिटी थेफ्ट की बात करें, डिजिटल अरेस्ट की बात करें, तो आपने बहुत ही अच्छे से हम सबको समझाया कि जो भी हमारा डाटा अब ऑनलाइन है इट्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड एंड शेयर्ड। तो उसी के नाते जो है कोई भी फेक वीडियो, फेक कॉल या किसी भी तरह से आपको ट्रैक करने की कोशिश की जा सकती है। कुछ टूल्स है जिससे हम कोशिश करें और सुनिश्चित करें कि ये एक ट्रैप हो सकता है। गेमिंग को लेकर भी देखा गया है कि कई बारी खास करके अभी हमने बच्चों की बात की, जो यंगस्टर्स हैं वो उसका शिकार हो रहे हैं। आपको ध्यान होगा अभी कुछ ही दिनों पहले एक्टर अक्षय कुमार ने अपनी बिटिया का केस साझा किया, जहाँ पे ऑनलाइन अब्यूज़ और ऑनलाइन ग्रूमिंग के नाम पर बच्चों को काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा है और ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। आपसे समझना चाहती हूँ कि बच्चों को हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो वो एक्टिव है। देखिए मैम आजकल क्या है कि बच्चे जो हैं इंटरनेट पे 24 आवर्स अवेलेबल है, गेम्स खेलते हैं ऑनलाइन। या आजकल स्कूल का अगर होमवर्क भी करोगे या कोई स्टडी भी करोगे तो ऑनलाइन ही है सब कुछ, ठीक है। यूट्यूब खोल के उसके ऊपर वीडियोस देख के पढ़ते हैं, सब चीज़ें मतलब ऑनलाइन है। राइट। तो बच्चों को हमें प्रॉपर शिक्षा देनी चाहिए कि जब भी आप इंटरनेट चला रहे हो, किसी अननोन सोर्स पे लिंक आए जब कुछ भी है तो क्लिक ना करो, ठीक है। कोई आपको अगर ऑनलाइन हरास करता है तो अपने पेरेंट्स को एटलीस्ट ज़रूर बताओ, ठीक है। ऑनलाइन किसी को भी मतलब ऐसे बात नहीं करनी अनजान लोगों से, अपनी फ़ोटो शेयर नहीं करनी, वीडियो शेयर नहीं करनी। तो हमें एक साइबर एजुकेट करना पड़ेगा बच्चों को। तो हम लोग उसके लिए, हमारा एक NGO है अखिल भारतीय साइबर सुरक्षा संगठन, तो हम उसके अंडर में फ्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। तो स्कूलों में, कॉलेजेस में और जगह जाके हम लोग अपना सेमिनार्स देते हैं। तो हम लोग बताते भी हैं कि ना मतलब कैसे आप अपने और अपनी फैमिली को साइबर एजुकेट कर सकते हो, सेफ कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो। राइट। हाँ जी। तो बच्चों को हमें जागरूक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, ऑनलाइन जॉब्स को लेकर भी कई फ्रॉड्स हो रहे हैं। हाँ जी, किस तरह से किए जा सकते हैं, कैसे लोगों को फंसाया जा सकता है? दिल्ली पुलिस का ये केस बताता हूँ। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने ये केस पकड़ा था। तो ऑनलाइन जॉब्स के नाम पे क्या होता कि इधर आर्मी में जॉब लगवाने की एक वैकेंसी लाए थे वो लोग, फेक लोग थे। तो आर्मी में वैकेंसी उन्होंने लॉन्च करी, तो कई लोगों ने उसको भर दिया, देख के अखबार में बकायदा उन्होंने पोस्ट छपवाई इधर आर्मी की जॉब्स की वैकेंसी की। तो कई लोगों ने अब उसको किया, तो एक बंदे ने कंप्लेंट करी थी, उसके ब्याह पे वो ट्रैक हुआ था पूरा केस।
तो उसमें क्या था, उन्होंने उसको कहा जी तेरी जॉब लग जाएगी आर्मी में। तो पहले उसके डॉक्यूमेंट्स मंगाए, डॉक्यूमेंट देखे, वेरीफाई कर लिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। हालांकि उसकी हाइट में थोड़ा सा फ़र्क था जो कि आर्मी में एक्सेप्टेबल नहीं था, तब भी उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, ठीक है करके। तो वही एक लूप होल छोड़ दिया था उन्होंने जहाँ से डाउट गया था। तो उसके बाद उन्होंने प्रॉपर क्या किया, एक आर्मी की गाड़ी हायर की, ठीक है, गाड़ी हायर करके उसको मतलब प्रॉपर वही बनवाया आर्मी टाइप। नई दिल्ली स्टेशन पे उनको कहा कि ना आओ, तो आपको मतलब जॉब देने के लिए थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा। नई दिल्ली स्टेशन पे बंदा गया, आर्मी की गाड़ी आई, वहाँ पे मतलब वो ड्रेस पहन के बंदे आए, उन्होंने उससे पैसा लिया, उसको ना स्टैम्प मार के दी कि ना तेरी जॉब फाइनल होगी, ये सब चीज़ें करके, और उसको वैकेंसी लेटर दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन बाद में जब उसकी जॉब नहीं लगी, उसने कंप्लेंट करी, तो सीसीटीवी फुटेज ली, सब कुछ लिया, रिसेंटली सब कुछ किया गया था, तो जाके सारा खुलासा हुआ कि ये फेक था सारा। तो जॉब स्कैम्स तो बहुत आती हैं। तो जॉब स्कैम से बचे कैसे? मैम जॉब स्कैम्स में कुछ मतलब ट्रस्टेड वेबसाइट है, jobseeker.com, या फिर आजकल बहुत आ गई है मतलब, तो मतलब हर कोई पोर्टल बना के घूम रहा है, तो पोर्टल पे कहाँ से कौन सी जॉब रियल है कौन सी नहीं है मालूम नहीं ना होता। तो जॉब स्कैम्स का तो यही है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब आजकल इतनी ईजी जॉब नहीं होती है, तो अगर किसी ट्रस्टेड सोर्स से जा रहे हो तो ये आपके ठीक है, अदरवाइज़ आप किसी भी अननोन लिंक से जा रहे हो तो आपके साथ फेक हो सकता है। तो बेहतर है कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन है आप उसके अगर ऑफिस तक ही जा सकें, हाँ, या पूछताछ कर सकें बिफोर अप्लाइंग, ताकि आप अपने चेक्स पहले कर लें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और जॉब के नाम पे कोई भी आपसे अगर पैसा मांग रहा है तो मैम फेक ही है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में भी पैसा चलता है जॉब लगवाने के लिए, लेकिन क्या है कि अगर कोई बिल्कुल ही आपकी मतलब क्राइटेरिया ही नहीं पूरा हो रहा तब भी आपकी जॉब लगवा रहा है तो मैम फेक ही है। अच्छा, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट को लेके भी फ्रॉड हो रहे हैं, वो किस हाँ तरह से हो सकते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए? मैम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स को ना लेके बहुत फ्रॉड्स होते हैं, मतलब फेक ऐप बना ली जाती है। हाँ। मोतीलाल ओसवाल करके, ठीक है, आपने सुना होगा। हाँ। तो हमारा ही एक स्टूडेंट था, उसकी मदर के साथ ही हुआ था। तो उसमें क्या है कि उसने इन्वेस्टमेंट करी उसमें, हाँ। तो इन्वेस्टमेंट करते हुए इतना लालच दे दिया उसको कि उस लेडी ने अपने 92 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए उसके ऊपर। और मेरे पास आज सुबह ये कॉल आई है, एक आदमी ने 81 लाख रुपीज़ अपने गंवा दिए इन्वेस्टमेंट में ही सिर्फ। तो उसने अपने घर पे इधरोड़ी लेके, अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन लेके, ये लेके सब लगा के इन्वेस्टमेंट कर दी। तो क्या वो फेक थी वेबसाइट? जहाँ फेक थी, हूबहू मैम मोतीलाल ओसवाल वाली बना के, सेम ऐप बना के उसके ऊपर इधर अकाउंट बना के चलाते गए और पेमेंट लेते गए। तो बेटर है फिर वही बात यूआरएल की, कि यूआरएल चेक करें, या आप वो वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स, हाँ जी, या फिर कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा ना। हाँ, अगर ऑनलाइन आप कर रहे हो तो ऑनलाइन तो ना फेक ही है। आपको अगर ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट मोतीलाल के ना ऑफिस पर पहुँच के उधर से आप अपने अकाउंट खुलवाइए, अपने आप वो आपको ठीक है देंगे। इवन मैं बताऊँगा भाई के साथ भी एक फ्रॉड हुआ। आजकल नंबर प्लेट आती है, हाँ जी, गाड़ियों की, हाँ। उसकी भी फेक वेबसाइट, इन्होंने पेमेंट भी कर दी। अच्छा, तो क्या हुआ था उस केस में? मैम उसमें क्या है कि जैसे नंबर प्लेट आपकी टूट जाती गाड़ी की, हाँ, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे उसको, हाँ, तो ऑनलाइन जब आप उसका नाम सर्च करते हो तो 5 साइटें आ गई थी ऊपर। अब 5 में से कौन सी रियल है मालूम नहीं, तो इन्होंने एक साइट खोली और पेमेंट कर दी। तो यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से कई फेक पेजेस बनाए ऊपर लाए जाते हैं और फिर उसमें कीवर्ड्स डाल दिए जाते होंगे। कीवर्ड्स डाल के ऊपर लाते हैं, जैसे कुछ भी है नाम, मान लिया मेरी कंपनी का नाम है मासमेटिक, तो उसको फेक बनाने के लिए ऊपर मासमेटिक के और कीवर्ड्स डाल दिए जाएंगे, तो उनकी साइड ऊपर आएगी मासमेटिक के नाम पे, तो हम हो जाएंगे डाउनवर्ड्स। राइट। तो कोई उस पर जाएगा तो सेम लगेगी देखने में ये चीज़। और ऑनलाइन बेटिंग एप्स क्या हैं? और यहाँ पे भी कहा जाता है कि बेटिंग एप्स तो सारी बैन होगी, अभी रिसेंटली बैन हुई है सारी, ठीक है ना। ठीक है। तो ऑनलाइन बेटिंग में क्या है कि मतलब एक ये थी, इसके ऊपर पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अब कानून बन गया है, सब बैन हो गई हैं। तो बेटिंग मतलब किसी में भी दिखती है। इवन आप देखोगे अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, अब रूल बन गया है कि आपकी में कोई भी क्रिप्टो करेंसी और बेटिंग ऐप नहीं होनी चाहिए आपके फ़ोन में। अच्छा, अगर होती है तो आपको उधर ही रोक लेंगे। ठीक है। तो ये अभी हाल फिलहाल इन्होंने तो कोई अब फेक ऐप भी नहीं मिलेगी? नहीं, फेक ऐप मैम प्रॉक्सी लगा के तो आप चला सकते हो इधर आप। नहीं, मतलब जैसे कोई आम इंसान जाए गूगल प्ले पे या ऐप स्टोर पे। नहीं मैम, मिलती है। वो आप रिव्यूज़ डालोगे, अपने कमेंट डालोगे, ठीक है,
रिपोर्ट करोगे तो आप उनको ब्लॉक करा सकते हो। तो किसी भी लेकिन तरह की multiple बेटिंग ऐप हो या फिर क्रिप्टो ऐप हो, उस पर हमें क्लिक नहीं करना है? नहीं मैम, क्लिक तो देखिए, अगर जेन्युइन साइट पे भी जाना चाहते हैं क्लिक तो करना ही पड़ेगा तो आपको। फिर कैसे रूल्स अब वो रेगुलेशंस आपको है? मैम देखना पड़ेगा कि आपको देख के समझ आ जाएगी कि ना ये रियल है या ना फेक है, क्योंकि रियल और फेक में बहुत डिफरेंस होता है, इंटरफेस का भी फ़र्क होता है। आप अगर आईडी भी की अपने फ़ोन में खोलना है मैम और फिर एक फेक पेज भेजूंगा, आप देखना दोनों में कहीं ना कहीं आपको फ़र्क मालूम होगा दिखने में। राइट, तो इसी तरह से एप्स को भी हमें खुद पर्सनली चेक करना पड़ेगा कि ये फेक है या नहीं है। मतलब आपको अपनी आंखों को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो देख के पहचान सके कि ये रियल है या फेक है। तो बहुत टफ जॉब है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस होगा तो फिर मालूम हो जाएगा देख के। आजकल ये भी आ रहा है कि अगर किसी भी फाइल पे APK लिखा हो तो उसको आपको क्लिक नहीं करना है। ये क्या है? मैम APK फाइल एंड्रॉयड की फाइल होती है। ओके। तो इससे एक मालवेयर जनरेट किया जाता है, मालवेयर भेज दिया जाता है आपके फ़ोन में। अभी कल की बात है, मेरा एक फ्रेंड है MCD में, उसके साथ ही हुआ, कल आया हुआ था मेरे पास। तो उसके फ़ोन में भी ना इधर APK जो इधर IGI वो है ना गैस पाइपलाइन, उनका फ़ोन आया कि ना जी भाई आपका ना बिल पेंडिंग है तो अपना बिल भर दो। तो उन्होंने कहा कितना पे पेंडिंग है? उन्होंने कहा 12 रुपये है सिर्फ, भर दो। अब उन्होंने क्या किया, अच्छा भर देता हूँ। तो वो डायरेक्ट IGL की साइट पे गया और उसने स्कैन किया, अपना डाला, तो वहाँ पे तो कोई पेंडिंग हुआ नहीं शो। और IGL का लोगो लगा के सब लगा के उसके बाद फिर लगा भाई वहाँ से नहीं हो रहा, तो आप एक काम करो, ये लिंक है इससे डाउनलोड करो। तो उसको APK फाइल भेजी थी। तो लिंक पे क्या APK लिखा होता है? हाँ, प्रॉपर साइट का नाम होता है कि iglonline.com.apk। तो अगर कोई भी APK फाइल है तो उसे मतलब क्लिक नहीं एंड्रॉयड करना? की है, वो आपके एप्पल में नहीं चलेगी। अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो आप सेफ हो जाओगे उस ठीक है। केस में। तो इससे दो बातें समझ आती है कि एक APK अगर किसी लिंक पे लिखा है तो उसे क्लिक ना करें। हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा किसी भी लिंक पे क्लिक ना करें क्या? क्लिक, हाँ जी, मतलब अननोन लिंक पे तो क्लिक करें ना आप। सबसे बेस्ट है। तो मैम उसने APK फाइल डाउनलोड करी अपनी, डाउनलोड करके उसके कॉन्टेक्ट्स वगैरह सब हो गए शेयर, और उसका डाटा मतलब आगे मूव हो गया सारा। तो फ़ोन हैक, एक APK फाइल से फ़ोन हैक हो सकता है आपका, सिंपल। एथिकल हैकिंग क्या है? एथिकल हैकिंग है मैम कि आपको सेफ करना। जैसे आप मास्टर है एथिकल हैकिंग के, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ जब हम एथिकल हैकिंग टर्म बोलते हैं हाँ जी। तो इससे हम क्या समझें? देखिए मैम, एथिकल हैकिंग का मतलब है कि गवर्नमेंट, कोई भी एजेंसी जब आपको एथिकली आपके लूपहोल्स ढूंढने के लिए आपको हायर करती है, या इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर करती है आपको। हाँ, जैसे अब एक आप कंपनी जैसे है, प्रोफेशनल को। अब एक कंपनी है मैम, हाँ जी। उस कंपनी के अंदर क्या क्या लूपहोल्स हैं, साइबर को ना लेके, मतलब कंप्यूटर्स में, सर्वर में, वेबसाइट में, कहीं पे भी क्या क्या कमियां हैं। एक एथिकल हैकर का काम होता है उन कमियों को पैच करना, ताकि वो उनकी वेबसाइट, उनके सर्वर हैक ना हो सके। ठीक है, प्लस उनको सिक्योर करना। राइट। दैट इज द वर्क ऑफ एथिकल हैकर। तो क्या सबको इनको सीखनी वाइट हेड चाहिए? हैकर भी हम बोलते हैं। हाँ हाँ। हाँ जी, तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स को सिक्योर करने के सिक्योर लिए। करने के लिए होते हैं। मैं अगर जस्ट लाइक मान लो आप सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। जी, ओके। हाँ जी। मैं अगर ऑन अ कंक्लूजन नोट्स आपसे ये जानना चाहूँ कि हम अपने आप को ऑनलाइन प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आज हम सब एक डेटा हैं। हाँ जी। हर कोई ऑनलाइन है। हाँ जी। हर कोई इंटरनेट पे है। आपकी तरफ से टिप क्या है अपने आप को वन की सिक्योर? मैम, सेल्फ अवेयरनेस। ओके। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी प्रोटेक्ट कर लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद अवेयर नहीं है तो आप कुछ भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। सेल्फ अवेयरनेस बहुत हाँ जी। ज़रूरी है। आपका एक क्लिक कुछ भी कर सकता है, तो हर क्लिक को सोच के कीजिए। ओके। या कुछ भी अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो सोच के करें। हाँ जी। कोई 5 डूज जो ज़रूर करें? अपना पासवर्ड कहीं पे शेयर मत कीजिए। आप अपना टूथब्रश भी कहीं पे शेयर नहीं करते तो अपना पासवर्ड क्यों करेंगे? ठीक है। ठीक है। अपने इधर OTPs को शेयर मत कीजिए। ओके। ठीक है। अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उनके ऊपर 2 फैक्टर इधर ऑथेंटिकेशन अप्लाई कीजिए। ठीक है। किसी अननोन वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक मत कीजिए। और अपने सिस्टम में एक अच्छा एंटीवायरस वगैरह डालिए और ना फर्मवेयर अपग्रेड वगैरह कीजिए, ताकि आप सेफ एंड सिक्योर रह सकें। और 5 डोंट्स ये बिल्कुल नहीं करना। 5 डोंट्स मैम की यही है कि ना इसमें अननोन सोर्सेज पे क्लिक मत कीजिए। कोई भी आपको अगर लालच देता है इंटरनेट पे तो उसके लालच में मत फंसिए। अपनी कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सामने वाले को मत दीजिए। ठीक है। अपने आप को सिक्योर रखने के लिए हर स्टेप को सोच के कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे एक बार किया हुआ क्लिक वापस नहीं होता। अच्छा, कुछ भी डिलीट नहीं हो सकता। हाँ जी। आपने कुछ कर दिया तो वो हो गया, उसके बाद आप रीबैक नहीं कर सकते उसको। एक बहुत ही जनरल सवाल, क्योंकि बहुत बड़ा एक तबका है हमारी पॉपुलेशन का जो कि इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे,
यूट्यूब पे, सब पे, फेसबुक पे है, सब पे है। उनके लिए कोई आपकी राय या कोई टिप, ये ज़रूर करें ना करें? मैम देखिए, अगर मैं बात करता हूँ पूरी की पूरी पॉपुलेशन की, तो 99% लोग इंस्टा और इस पे होंगे इस टाइम, ठीक है ना। 1% मतलब ऐसे होंगे जो नहीं होंगे उस पर। हाँ, जहाँ तक तो इंटरनेट नहीं पहुँचा और होगा। 99% में से ना कम से कम 70% लोग तो ऐसे होंगे जो रील्स देखना और रील्स बनाने के लिए बस उनके ऊपर है। उनको कोई सिक्योरिटी से मतलब नहीं है और कोई डेटा से मतलब नहीं है, ठीक है। 70% लोग तो ऐसे हैं कि उनका सिर्फ मोटिव है कि रील को देखना और रील को बनाना, बस, ठीक है। मतलब उनके लिए एक एंटरटेनमेंट है, राइट, सोशल मीडिया। राइट। और उनमें से अगर मैं बात करता हूँ तो बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल्स जो है वो अपने बिजनेस पर्पस के लिए या इन चीज़ों के लिए उसके ऊपर है। तो उनके लिए यही है कि उसको सिक्योर रखने के लिए अपने मतलब अकाउंट्स को प्राइवेट रखिए, अपडेट कीजिए, सब चीज़ें कीजिए, तो ताकि आप सेफ एंड सिक्योर रहें। तो बेसिकली हम क्या शेयर कर रहे हैं वो भी हमें ध्यान रखना है। हाँ जी। और इसके अलावा सेफ और सिक्योर ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपने बताया कि हमें लिंक्स डाउनलोड बेवजह नहीं करने, हम कहाँ क्लिक कर रहे हैं ये देखना है, क्योंकि मैम हर मोड़ पे एक ना एक फ्रॉड हो रहा है। राइट। नए नए फ्रॉड डेली डे बाय डे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है ना। आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल के फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप इंटरनेट पे हैं कनेक्टेड, तो आपको सोच के एक एक कदम रखना पड़ेगा। एक और सवाल, यूपीआई पेमेंट्स को लेकर पेटीएम यूज़ करते हुए, गूगल पे यूज़ करते हुए क्या कोई एहतियात बरतनी चाहिए? मैम यूपीआई पेमेंट अभी एक सिक्योर सिस्टम है। आपने देखा होगा कि अगर आप अपने फ़ोन के अंदर रेनी डेस्क या टीम व्यूवर सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं, तो आप अगर पेटीएम खोलेंगे तो पेटीएम कहेगा कि आपके अंदर ये सॉफ्टवेयर है, तो इसको पहले हटाइए, तब मैं एक्सेस करने दूंगा। ठीक है। तो थोड़ा सा यूपीआई सिस्टम ने अपने आप को सिक्योर किया। देखिए, क्योंकि अगर मैं पेटीएम की बात करता हूँ, पेटीएम एक ऐसी कंपनी है, मतलब फाइनेंशियल टर्म में बात करूँ तो ऐसी कंपनी है कि अगर आज पेटीएम हैक हो जाता है, दुनिया का करोड़ों रुपया डूब जाएगा। ओके। क्योंकि हर बंदे का यूपीआई कनेक्टेड है, पेटीएम से कनेक्टेड है। अगर आज पेटीएम हैक हो जाता है तो कितनों के अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, कितनों का पैसा उड़ जाएगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये प्राइवेट कंपनी है, कोई वो नहीं है कि मतलब वो है। तो नॉर्मल सी एक ऐप बनी, वो इतनी फेमस होती आज इस लेवल पे आ गई है कि हम सब लोग पेटीएम चला रहे हैं हर जगह, ओके, ठीक है ना। तो इतनी सिक्योरिटी उन्होंने मेंटेन कर रहे हैं कि उन्होंने इथिकल हैकर्स हायर किए हैं जो पॉइंट टू पॉइंट उसको ट्रैक कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि। और बैंक एप्स भी लार्जली सिक्योर हाँ हैं। जी, बैंक एप्स भी सिक्योर है। अमित जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, मूल्यवान समय आपका देने के लिए, और हमें इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ा टूल है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का व्हाइल यू आर ऑनलाइन। जब भी आप किसी वेबसाइट को यूज़ करें, ऐप डाउनलोड करें, लिंक पर क्लिक करें, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, आपका सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को, घर में बूढ़ों को, बच्चों को भी अवेयर करें, जागरूक करें कि कैसे वो अपने आप को बचा सकते हैं इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ ट्रैप। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्ते।